तो कहानी शुरू होती है समझिए 15वीं सदी के यूरोप से। माहौल बदल रहा था। वेनिस और जेनुआ जैसे जो शहर थे इटली के, वो सदियों से पूर्व के साथ व्यापार करके मतलब मसाले, रेशम, इन सब चीजों से खूब अमीर हो चुके थे। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आ रही थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वो चुनौती थी उभरता हुआ ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन तुर्कों ने क्या कहते हैं पूर्वी भूमध्य सागर पर अपना कंट्रोल बढ़ा लिया था। हम्म। तो इससे हुआ ये कि यूरोप तक आने वाले जो पुराने रास्ते थे, जमीन वाले भी और समुद्र वाले भी, वो या तो बंद हो गए या बहुत महंगे हो गए। अच्छा। और वेनिस और जेनुआ जैसे शहर राज्य, पैसा तो था उनके पास, लेकिन ऑटोमन जैसी बड़ी फौजी ताकत का मुकाबला वो नहीं कर सकते थे। और शायद इसीलिए वो भारत जैसे दूर देश के लिए बड़ी महंगी समुद्री यात्राओं का जोखिम भी नहीं उठाना चाहते थे। मतलब उनके पास पैसा था, पर शायद वो हिम्मत या जरूरत वो महसूस नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। उनका जो बिजनेस मॉडल था वो पुराने रास्तों पर ही टिका हुआ था। और देखिए, नई खोजों के लिए जिस तरह का नेशनल सपोर्ट चाहिए होता है, मिलिट्री प्रोटेक्शन, बड़े पैमाने पर पैसा लगाना, वो इन शहर राज्यों के बस की बात नहीं थी। यहीं पर आइबेरियन प्रायद्वीप के जो नए राज्य उभर रहे थे, पुर्तगाल और स्पेन, वो आगे निकल गए। ये सेंट्रलाइज्ड राज्य थे, राजा थे, जो ऐसी बड़ी योजनाओं में पैसा लगाने और सेना भेजने को तैयार थे। दिलचस्प है कि इस बदलाव में भी, जैसे आपने कहा, पुराने खिलाड़ियों की भूमिका रही। जेनुआ के नाविकों का हाथ था इसमें। हाँ, ये एक जरूरी बात है। देखिए, जेनुआ एक राज्य के तौर पर भले ही पीछे हो रहा था, लेकिन उसके जो लोग थे, खासकर नाविक, नक्शे बनाने वाले, बैंकर, उनका समुद्री ज्ञान, उनका तजुर्बा पूरे यूरोप में माना जाता था। क्रिस्टोफर कोलंबस भी तो जेनुआ से ही थे। हाँ, सही कहा। तो इन जेनुआ के लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज पुर्तगाल और स्पेन को दी।